हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्विंग हाई जियान को पकड़कर उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है जो जियान को उस हमले से बचा लेती है। जिसके बाद वो तीनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहां से भाग पाते, वहां पर अचानक से ही आसमान में एक बड़ा सा सिंहासन दिखाई पड़ने लगता है जिस पर एक आदमी बैठा हुआ था। अब आगे उस आदमी के वहां आने से चारों तरफ कोल्ड ऑरा फैल चुका था। अचानक से ही पूरी ये सिटी के ऊपर बर्फबारी होनी शुरू हो गई थी, जिससे वहां मौजूद लोगों को इतने गर्मी में भी ठंडी का एहसास होने लगा था। कुछ योद्धा जो पावरफुल नहीं थे वो तो ठंड से अब कांपने भी लगे थे। सभी की नज़रें आसमान में मौजूद उसी इंसान पर टिकी हुई थी। सभी जानना चाहते थे आखिर ये नमूना है कौन। अचानक से ही आसमान में उस बड़े से सिंहासन के सामने कुछ सीढ़ियां दिखाई पड़ने लगती हैं जो बर्फ से बनी हुई थी। सिंहासन पर बैठा आदमी अपने सिंहासन से उठता है और उन सीढ़ियों पर आगे बढ़ने लगता है। सभी देख सकते थे इस आदमी ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और इसके माथे पर एक अजीब सा सिंबल था जिससे एक बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा था। ये ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक था कि ये किसी की आत्मा को तक जमा सकता था। माहौल में अचानक से इस बदलाव ने सभी को चौंका दिया था। सभी चौंक कर अब आगे क्या होगा यही सोच रहे थे। वो आदमी लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है और हंसते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था पॉइजन बॉडी को भी कंट्रोल किया जा सकता है, पर शायद ऐसा हो सकता है। उस आदमी को देखकर टियानशोंग जल्दी से झुकता है और उस आदमी को ग्रीट करते हुए कहता है, वैली चीफ, आपका स्वागत है। आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था, पर सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी कि मुझे आपको बुलाना पड़ा। टियानशोंग की बात सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं ये आदमी कोई और नहीं आइस रिवर वैली का चीफ है, और ये जानकर जियान भी चौंक जाता है। वो उस आदमी को ध्यान से घूरने लगता है और कुछ देर तक उसे घूरने के बाद जियान समझ जाता है ये आदमी बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ टियानज़ेंग जितना ही पावरफुल है। इसकी पावर लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान हाउ से काफ़ी ज़्यादा है। वो दोनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अब उन्हें किसी भी हालत में जल्द से जल्द वहाँ से भागना होगा। अचानक से क्विंग हाई रुकता है और वो वैली चीफ को देखकर हंसते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था क्विंग हे तुम भी यहाँ पर आ जाओगे, तुम्हारा स्वागत है। और ये कहकर वो भी क्विंग हे को ग्रीट करने लगता है। क्विंग हाई क्विंग हे से कम पावरफुल था। वो अच्छी तरह से समझता था कि भले ही उन दोनों की पावर का गैप 1-2 स्टार का क्यों ना हो, मगर डाउजन लेवल में 1-2 स्टार भी बहुत मायने रखते थे। डाउजन लेवल में अपने से 1 स्टार लेवल आगे के योद्धा से लड़ना भी एक बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाती थी, क्योंकि उस योद्धा के पास हमेशा हमसे ज़्यादा पावर रहती थी। क्विंग हे क्विंग हाई से पहले ही डाउजन लेवल का वॉरियर बन गया था और उसकी उम्र क्विंग हाई से बहुत ज़्यादा थी। इसलिए क्विंग हे को वहाँ देखकर क्विंग हाई उसे ग्रीट करने लगा था। क्विंग हाई जल्दी में कहता है, वैली चीफ क्विंग हे, आप हमारे इस लड़के को पकड़ने में मदद कर दीजिए। इस लड़के को हमारे हॉल ऑफ सोल के चीफ पकड़ना चाहते हैं। अगर आप हमारी इसे पकड़ने में मदद करेंगे तो हम आपकी इस मदद को हमेशा याद रखेंगे। ये सुनकर क्विंग हे जियान की तरफ देखने लगता है, मगर फिर कुछ देर तक सोचने के बाद कहता है, ये मैटर तुम्हारे हॉल ऑफ सोल का है, मैं इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, पर उस पॉइजन बॉडी को मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा। उसके बाद तुम्हें इस लड़के के साथ जो भी करना है वो तुम कर सकते हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये कहकर क्विंग हे टियानशोंग से पूछता है, आखिर ये टियानशे कहाँ पर है, ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा है। ये सुनकर टियानशोंग थोड़ा डर जाता है, जिसके बाद वो ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, टियानशोंग अभी उस खड्डे में है। क्विंग हे जल्दी से उस खड्डे की तरफ देखता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा खड्डा था जिसके अंदर एक आदमी पड़ा हुआ था। देखकर पता नहीं चल रहा था कि वो अभी जिंदा है या मर चुका है, मगर उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि अगर वो जिंदा भी बच जाता तो कभी लेवल पार नहीं कर पाता। क्विंग हे समझ जाता है कि टियानशे मर चुका है और ये सोचकर उसका गुस्सा अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्विंग हे को वहाँ देखकर जियान भी थोड़ा परेशान हो गया था,
वो भी जानता था अभी वो इस हालत में नहीं है कि क्विंग हे का सामना कर सके, लेकिन वो भी हार मानने वाला नहीं था। वो लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान हाउ से कहता है, अभी के लिए हम चाहकर भी इस क्विंग हे का सामना नहीं कर सकते हैं, पर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने एक्सट्रीमेंशन फायर लोटस का यूज़ करूँगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हाँ, उसका यूज़ करने के बाद मुझे चोटें आ जाएंगी, लेकिन उसका यूज़ करने के बाद इस क्विंग हे की हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं बचेगी। इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, जियान, तुम मिस्टर टियान हाउ के साथ यहाँ से चले जाओ, तब तक मैं इस क्विंग हे को संभालती हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि भले ही मैं इसे हरा ना पाऊँ, पर इसे कुछ देर तक तो रोक ही लूँगी और उतने टाइम में तुम लोग आसानी से यहाँ से भाग सकोगे। ये सुनकर जियान थोड़ा परेशान हो जाता है। वो नहीं चाहता था कि लिटिल फेरी डॉक्टर खुद को खतरे में डाले। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनकर टियान हाउ कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन ये आदमी हमारी सोच से ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मैं भी इसकी असल पावर देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसे में अच्छा यही होगा कि हम हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन ना लें। ये कहकर टियान हाउ गौर से क्विंग हे को देखने लगते हैं। इधर क्विंग हे ने तो उनकी बातें सुनी भी नहीं थी। वो लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है और कहता है, पॉइजन ब्लेडी, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से में कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी भी हालत में तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो अपनी पावरफुल पॉइजन डोईक्वी बाहर निकालती है और हमले के लिए तैयार हो जाती है। अचानक से वो अपनी डोईक्वी से एक पावरफुल एरो तैयार करती है और उस एरो को क्विंग हे की तरफ शूट कर देती है। उस एरो को अपनी तरफ बढ़ता देख क्विंग हे बिल्कुल परेशान नहीं होता है, उल्टा उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो अपना मुंह खोलता है। अचानक से उसके मुंह से एक पावरफुल सक्शन फोर्स निकलती है जो उस एरो को अपनी तरफ खींचने लगती है और कुछ ही पलों में वो एरो सीधा उसके मुंह के अंदर चला जाता है। क्विंग हे आराम से उस एरो को निगल जाता है। अचानक से उसका पूरा चेहरा पर्पल रंग में बदल जाता है, मगर कुछ ही देर में उसका चेहरा नॉर्मल हो जाता है और उसकी पावर थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक दिखाई पड़ने लगती है जो काफ़ी टाइम से किसी की आंखों में दिखाई नहीं पड़ी थी। वो हंसते हुए कहता है, तुम्हारा ये पॉइजन तो सच में बहुत ज़्यादा प्योर है। अगर मैं इसे हासिल कर लूँगा तो मेरी पॉइजन बॉडी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और फिर मैं अपने लेवल को पार कर और ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो लालच के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर को देख रहा था। क्विंग हे की बात सुनकर जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर, टियान हाउ तीनों चौंक जाते हैं और उसे घूरने लगते हैं। जियान शॉक होकर कहता है, इसके पास भी पॉइजन बॉडी है। इस पर क्विंग हे हंसते हुए कहता है, पॉइजन बॉडी दो तरह की होती हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। मेरे पास जो पॉइजन बॉडी है वो आर्टिफिशियल पॉइजन बॉडी है जो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, पर कोई बात नहीं, जैसे ही मैं इस लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन बॉडी को हासिल कर लूँगा, मेरी पॉइजन बॉडी परफेक्ट हो जाएगी और मेरी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा लालच दिखाई पड़ रहा था, जिससे समझा जा सकता था कि उसे अपनी पावर बढ़ाने की कितनी ज़्यादा भूख है। इधर उसकी बात सुनकर जियान एक राहत की सांस लेता है। उसे तो लगा था कि इसके पास भी एक नेचुरल पॉइजन बॉडी है, पर अच्छा हुआ इसके पास सिर्फ एक आर्टिफिशियल पॉइजन बॉडी है। आर्टिफिशियल पॉइजन बॉडी कितनी भी ज़्यादा अच्छी क्यों ना हो, वो नेचुरल पॉइजन बॉडी के सामने कुछ भी नहीं होती थी। मगर ऐसे बहुत ही कम लोग होते थे जो आर्टिफिशियल पॉइजन बॉडी को हासिल करने की कोशिश करते थे, क्योंकि सभी जानते थे कि आर्टिफिशियल पॉइजन बॉडी को हासिल करते वक्त अक्सर उन्हें पॉइजन में डूबे रहना पड़ता था। ऐसे में उस आदमी की जान भी जा सकती थी और अगर वो सक्सेस भी हो जाता तो उसे एक नॉर्मल ही पॉइजन बॉडी मिल पाती जो किसी भी नेचुरल पॉइजन बॉडी के सामने लगभग बेकार होती। इधर क्विंग हाई हंसने लगता है और कहता है, मैंने अब तुम लोगों को बहुत कुछ बता दिया है, अब बारी है मेरी पॉइजन बॉडी हासिल करने की। ये कहकर वो अपना हाथ लहराता है। अचानक से आसमान में कई सारे बर्फ के फूल दिखाई पड़ने लगते हैं जो क्विंग हे के चारों तरफ घूम रहे थे। अचानक से ही क्विंग हे की बॉडी के अंदर से एक पावरफुल डोईक्वी बाहर आती है जो सफ़ेद रंग की नहीं थी बल्कि काले रंग की थी। क्विंग हे उस काले रंग की डोईक्वी को उन फ्लावर के अंदर डाल देता है
जिससे वो सुंदर दिख रहे फ्लावर काले रंग में बदल जाते हैं और एक शार्प वेपन में बदलकर तेजी से जियान के ग्रुप की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमले को अपनी तरफ बढ़ता देख लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहाओ दोनों परेशान हो जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर चीखती है, हमें जियान को बचाना होगा। ये कहकर वो अपनी डोईकुई निकालने लगती हैं। इधर टियानहाओ भी ऐसा ही करते हैं, वो भी जल्दी से अपने डोईकुई निकालते हैं। फिर वो दोनों अपनी डोईकुई मिलाकर जियान के सामने एक बड़ी सी डोईकुई की दीवार खड़ी कर देते हैं ताकि जियान उस हमले से बच जाए। अचानक से ही वो सारे फूल आकर उस डोईकुई की दीवार से टकरा जाते हैं और एक जोरदार आवाज के साथ उसमें घुसने लगते हैं। डोईकुई की दीवार बहुत ज़्यादा मोटी थी और वो कुछ देर तक उन फ्लावर्स को रोकने में कामयाब भी रहती है, मगर उन फ्लावर के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी थी। कुछ ही पलों में वो फ्लावर उस डोईकुई बॉल को तोड़ देते हैं, जिससे डोईकुई बॉल आसमान में ही बिखर जाती है और वो हमला तेजी से उन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक से वो सारे फूल एक बड़े से ड्रैगन में बदल जाते हैं और वो ड्रैगन तेजी से जियान की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहाओ जल्दी से एक पावरफुल पंच रेडी करते हैं और दोनों ही अपने पंच से उस ड्रैगन पर हमला कर देते हैं। तीनों के हमले आपस में टकरा जाते हैं, जिससे वो ड्रैगन तो तबाह हो जाता है, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहाओ भी कई कदम पीछे चले जाते हैं। वो लोग अपनी मेन पोजीशन से 100 मीटर दूर चले गए थे और अभी के लिए वो लोग जियान से काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुके थे। ऐसे में अगर अब जियान पर हमला होता तो उसे बचाने के लिए उसके पास कोई नहीं था। इसी का फ़ायदा उठाकर बिंगहे जियान को घूरने लगता है। इसके बाद वो अपना हाथ लहराता है और एक बड़ा सा डोईकुई ड्रैगन क्रिएट कर उससे जियान की तरफ हमला कर देता है। वो डोईकुई ड्रैगन तेजी से दहाड़ते हुए जियान की तरफ बढ़ने लगता है। उस डोईकुई ड्रैगन को अपनी तरफ बढ़ता देख जियान परेशान हो जाता है। वो अच्छी तरह से जानता था अभी वो इस हालत में नहीं है कि वो इस डोईकुई ड्रैगन का सामना कर सके। डोईकुई ड्रैगन को अपनी तरफ बढ़ता देख जियान जल्दी से अपनी हेवनली फ्लेम्स को मिलाना शुरू कर देता है। वो अपना आखिरी हमला करने के लिए तैयार था। जियान तेजी से उन हेवनली फ्लेम्स को मिलाता जा रहा था। इधर ड्रैगन भी तेजी से जियान की तरफ बढ़ता जा रहा था। जियान कुछ ही पलों में उन फ्लेम्स को मिला लेता है, जिसके बाद जियान के हाथ में एक फायर लोटस दिखाई पड़ने लगता है, मगर ये फायर लोटस काफ़ी ज़्यादा छोटा और ट्रांसपेरेंट था। इसमें बहुत ज़्यादा पावर नहीं थी। इधर वो ड्रैगन जियान के पास पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो ड्रैगन जियान को कोई भी चोट पहुंचा पाता, अचानक से आसपास का स्पेस हिलने लगता है और वहां पर दो बूढ़े आदमी आ जाते हैं, जिनके अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा था। और अब इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।